चलो भाई। अनुभव, सबसे पहली लेयर कौन सी आती है? फटाफट से रिवाइज करेंगे। पहली लेयर कौन सी थी? 0 से कितने किलोमीटर तक, और क्या नाम दिया गया था उस लेयर को? एक सेकंड। अनुभव, लिथोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक थी? ये बिना देखे बोलना है। 0 to 100 किलोमीटर्स। कौन सी स्टेट में थी? सॉलिड, लिक्विड या गैशियस? सॉलिड में। भारती जी, इसके बाद कौन सी आई थी लेयर? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर कौन सी स्टेट में है? सेमी सॉलिड। कहाँ से कहाँ तक? उसके बाद बताएंगे रिया आप। मीजोस्फेयर कौन सी स्टेट में? सॉलिड। कहाँ से कहाँ तक? 29। उसके बाद योगेश, आउटर कोर लिक्विड में कहाँ से कहाँ तक? 2900 से 5155 किलोमीटर्स। और एंड में बचता है इनर कोर, जो कि है 371 किलोमीटर्स। ठीक है। लिथोस्फीयर में कौन कौन सा एरिया आता है अर्थ का? क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। एस्थेनोस्फीयर में आता है अपर मेंटल, मेसोस्फीयर में आता है आउटर कोर में कोर, एंड इनर कोर में भी कोर। कोर के लिए हमने बैरिस्फीयर भी वर्ड यूज किया था। ये क्लियर है सबको? ये इतना क्लियर है भाई, इतना सबको? चलो आगे बढ़ो फिर। हमने कर लिया है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि टेम्परेचर ऊपर से नीचे जाते इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। कितने डिग्री पर मतलब कितने मीटर पर डिग्री चलता है? 32 मीटर्स पे 1 डिग्री बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है कि ये थोड़ा सेमी सॉलिड में देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है, जिसके कारण ये इनकी अपनी हीट और एनर्जी होती है, जिसके कारण ये सेमी सॉलिड में आता है। मीजोस्फीयर जो है ये सॉलिड में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का जो डोमिनेंट फैक्टर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर के। टेम्परेचर यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये इतना पिघल नहीं पा रहा, तो ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद आउटर कोर पे जाकर क्यों ये लिक्विड में हो जाता है? क्यों? क्योंकि अब किसकी प्रेजेंस आ जाती है? किसकी प्रेजेंस आ जाती है? आयरन। आयरन की। यहाँ पे याद नहीं है आपको? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट किस किस से बना है? सियाल, मेंटल एंड कोर। तो ये सिलिका एंड मैग्नीशियम और ये सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सिलिका को जितना टेम्परेचर चाहिए ना पिघलने के लिए, उससे कम चाहिए होता है आयरन को। समझ रहे हो? यानी अगर सिलिका 1500 डिग्री पे, फॉर एग्जांपल 1500 डिग्री पे मेल्ट करता है, तो आयरन 1000 पे कर देगा। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी ये लिक्विड स्टेट में आ गया। समझ रहे हो?
टेम्परेचर कम होने के बावजूद, मतलब एज कम्पेयर टू बराबरी है, और टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद ये लिक्विड स्टेट में आ गया, लेकिन यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ सिलिकेट्स हैं और सिलिका है और यहाँ क्या है, आयरन। फिर एट दी एंड हमने देखा इनर कोर में भी तो आयरन था ही, नीचे तो इनर कोर में भी है। फिर इनर कोर में ऐसा क्या है कि ये सॉलिड ही रह गया और इसके बाहर वाला लिक्विड हो गया। इसमें ये है, देखो आपने कभी अपने हाथ में कोई ऐसे धागा बांध के और उसमें कोई भारी चीज़ घुमा के ऐसे घुमाई है? आप देखते हो कि जो भी भारी चीज़ होती है, मान लो एक धागा है, उसमें आपने मन के लगा दिए हैं छोटे छोटे, ठीक है, बटन्स या मन के कुछ लगा दिए, उनको ऐसे पकड़ते हो और फिर ऐसे घुमाते हो। अब देखते हो मैक्सिमम चीज़ें बाहर की तरफ जाती हैं, भारी चीज़ें जाती हैं कि नहीं जाती हैं? जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है भारी भारी चीज़ें बाहर की तरफ रह जाती है, और अंदर का जो कोर है ना, अंदर का जो कोर है, इसका जो आयरन है, अरे यार ये हो क्या रहा है, इसका जो आयरन है ना, ये भी पिघलेगा, ये भी पिघल सकता है, लेकिन इस टाइम तक जो है वो मैक्सिमम प्रेशर जो है ना, जो सबसे ज़्यादा अंदर की पावर उस पे है, कोर पे है, समझ रहे हो? पूरी धरती का प्रेशर किस पे है? कोर पे है। तो टेम्परेचर जो है वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा है किसको? प्रेशर को, ठीक है, टेम्परेचर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे प्रेशर ही डोमिनेट करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो आप ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ ताकि मेंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप लिख सको। अदरवाइज जैसे जो टीजीटी वाले हैं, कमीशन वाले हैं या सब इंस्पेक्टर, उनको तो सीधा आ जाएगा, नीफे कहाँ होता है, सियाल कहाँ होता है, सीमा कहाँ होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था क्रस्ट भी दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में तो सियाल ही पाया जाएगा, ओशनिक क्रस्ट में सीमा पाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहूँगी कि ये मान लीजिए लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, लेकिन यहाँ पे कहीं ओशन भी बना है, ठीक है, ये लिथोस्फीयर है, लेकिन यहाँ कहीं वीपीजी क्या बना है, ये ओशन बना है। और इसको कॉन्टिनेंट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे घर बना देती हूँ ताकि पता लग जाए कि ये कॉन्टिनेंट है, ये लैंड है, ठीक है, और ये क्या है, पानी। तो ये क्या है आपके नीचे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये क्या है, ओशनिक क्रस्ट। तो सियाल जो है वो सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाएगा, सियाल, ना कि यहाँ पे। यहाँ क्या पाया जाएगा, समझे? समझ गए ना इतनी बात? क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ो फिर। अब जैसे कि हम समझ चुके हैं मैक्सिमम चीज़ें, अब मैं आपको बताऊंगी, बड़ा शोर आ रहा है, बड़ी इरिटेशन हो रही है मुझे भी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं, खनिज हैं जो पाए जाते हैं हमारी धरती के अंदर, वो कितना, कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम, यानी कि अर्थ के क्रस्ट पे कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम। जैसे आपके घर में दाल चावल होते हैं ना, है ना, दाल चावल में से क्या है सबसे ज़्यादा घर में पड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा चावल है या सबसे ज़्यादा दाल है या सबसे ज़्यादा आटा है, क्या है? उस हिसाब से एक पृथ्वी है, इसमें भी खनिज पड़े हैं, उसमें से कौन सा खनिज जो है वो सबसे ज़्यादा है और उससे कम है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में ये भी आ सकता है कि पूरी पृथ्वी पे कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, और क्रस्ट यानी कि सिर्फ ऊपर की लेयर पे ही, ऊपर से 34 किलोमीटर तक जब जाते हैं उतनी ही लेयर में कौन सा खनिज है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डन? बनाएंगे आप मेरे साथ। बड़ा शोर मचा है, भाई को बोलना बस यार आधा घंटा दे दिया कर, है ना, आधा घंटा कुछ चाय चुए पिलाओ इनको, बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर। इसकी भी गलती नहीं है, काम है उसका। एक तरफ लिखेंगे आप होल अर्थ, एक तरफ आप लिखेंगे होल अर्थ, एक तरफ लिखो होल अर्थ और एक तरफ लिखो अर्थ्स क्रस्ट, यानी पूरी पृथ्वी पे कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर उसके बाद कौन सा पाया जाता है, उसके बाद कौन सा पाया जाता है, और ये होगा अर्थ का क्रस्ट। भूपर्पटी पे कितना पाया जाता है और पूरी पृथ्वी पे, यानी कि ऊपर ऊपर
कौन सा है, ऊपर की जो लेयर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा है, और जो पूरी अर्थ है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में, समझ रहे हो, डिफरेंस समझ आया आप लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि एक तरफ हम लिखेंगे कि ऊपर की जो सिर्फ क्रस्ट है उसमें कौन सा मिनरल है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, एक तरफ हम लिखेंगे कि पूरी होल अर्थ में कौन सा मिनरल है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। परसेंटेज में लिखेंगे, सबसे ज़्यादा एलिमेंट लिखिए, हाँ जी, हाँ, अर्थ की क्रस्ट में मतलब दोनों ही आएगा, है ना, कि क्रस्ट पे कौन सा वाला सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ कॉन्टिनेंटल नहीं पूछा है, सीधी क्रस्ट पूछी है, तो मतलब दोनों की बात हो रही है कि कौन सा सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, ओशन वाला दूसरा, ठीक है। एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एलिमेंट्स को हिंदी में कहा जाता है तत्व। होल अर्थ में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना, मिनरल बोल लो, एलिमेंट बोल लो, दैट इज़ आयरन। आयरन, ठीक है वीपी जी, आयरन। आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा, लोह खनिज या लोहा। 35% पाया जाता है ये, 35%, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजन, 30%। ऑक्सीजन जो कि है 30%। उसके बाद आता है सिलिकॉन जो कि है 15%। ये याद होनी चाहिए आपको, खास करके एचएस वालों को याद होनी चाहिए। हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग आ जाए, एक तरफ परसेंटेज लिख दे, दूसरी तरफ खनिज लिख दे, या रैंक करना आ जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो एटलीस्ट 4 तक तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम, निकेल, मैग्नीशियम एंड निकल। तो मैग्नीशियम है 13% और निकल है 2.4%, 13% एंड 2.4%। समझ आई बात, क्या हुआ ये, समझ आया। यानी कि आपकी होल अर्थ में वो एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो है आयरन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है मैग्नीशियम एंड उसके बाद आता है निकल, ठीक है। सबसे ज़्यादा एटलीस्ट याद रख लेना आप लोग कि सबसे ज़्यादा आपकी पूरी धरती में जो एलिमेंट पाया जाता है वो है आपका आयरन, ठीक है। आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन है। यूनिवर्स में पूरे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अर्थ के क्रस्ट पे लिखिए, अर्थ के क्रस्ट पे लिखिए ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोई एलिमेंट पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है 46%। फिर पाया जाता है सिलिकॉन, फिर पाया जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन है 28%। फिर पाया जाता है एल्यूमिनियम 8%, और आयरन पाया जाता है 5%। एंड में चार, मनीषा आज कर देंगे वो रेडी, लगता है पक्का, मुझे मुश्किल लग रहा है, बट कल हुई हॉस्पिटल में एडमिट, उससे पहले बस उनको बोलना, मतलब 27 को अगर बोला तो एटलीस्ट 27 को सारे कर देना रेडी। बट उनका कोई अब यूज़ ही, मतलब यूज़ तो खैर होगा, बट वो बाद वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बाद में दिए हैं। वो कह रहे थे बन गया बन गया, बस बोलना दूसरा कर दो, एक दिन मेरे कपड़ों को लगाओ, फ़ायदा नहीं, क्या है फिर फ़ायदा।
ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको पता है कौन सा पाया जाता है? सियाल। ओशनिक क्रस्ट में सीमा, मैंटल में सीमा और कोर में, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कौन सा वाला पार्ट है? सबसे ज़्यादा क्रस्ट है, मेंटल है या कोर है? बोलो। मेंटल। आपको पता है मेंटल कितने परसेंट है टोटल? 85%। आपकी पूरी होल अर्थ मतलब अंदर तक सबसे ज़्यादा मेंटल है, 85% मेंटल है। 85%, सोच लो, 85% मेंटल है। 13 से 14% आपका कोर है, 13 to 14%, और लेस देन 1% क्रस्ट है जिसके ऊपर आप रह रहे हो। लेस देन 1%, मतलब कंप्लीट 1 भी नहीं है, अराउंड 1%। ठीक है, तो ये याद रख लोगे आप कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, एक तरीके से सबसे ज़्यादा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में जो सबसे ज़्यादा एरिया है जिसका, वो कौन सा है? कौन सा है? मेंटल। और सबसे कम, और उसके बाद कोर के बाद, मतलब हाँ, कोर 13 से 14%। याद रहेगा ये? ठीक है, क्लियर है? अब जैसे कि हमने पढ़ा कि अर्थ जो है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर से मिलकर बनती है, और उन्हीं क्रस्ट, मेंटल और कोर को भी हमने अलग से डिवाइड किया। क्रस्ट और थोड़ी सी सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल का लेकर हमने बनाया क्या? लिथोस्फीयर। और उसके थोड़ा सा नीचे आके जो पार्ट था जहाँ से मैग्मा फ्लो कर रहा है या मैग्मा मूव कर रहा है, उसे हमने नाम दिया एस्थेनोस्फीयर। उसके नीचे का जो थोड़ा बहुत सॉलिड पार्ट था उसको नाम दिया मीजोस्फीयर। उसके नीचे जो कोर का अपर पार्ट था, आउटर पार्ट था, उसको हमने नाम दिया आउटर बेरिस्फीयर। यानी कि वो कौन सा है? लिक्विड है ना वो पूरा का पूरा। और उसके बाद जो इनर कोर था उसको नाम दे दिया हमने इनर बेरिस्फीयर, और है क्या वो? सॉलिड। ठीक है, ये सब हमें पता कैसे चला? कोई गया था क्या अंदर जाके? है ना, कोई गया था क्या अंदर? गया था? नहीं गया था, कैसे जा सकता कोई मैग्मा से ट्रैवल करके नीचे तक? चलो क्रस्ट तक तो खड्डा खोद के चल बंदा पहुंच भी गया, है ना, मैग्मा तक कैसे जाएगा? मैग्मा को कैसे पार करके नीचे मीजोस्फीयर तक जाएगा? स्टेनोस्फीयर को क्रॉस ही नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ना। लेकिन हम कोई वेव्स या कोई तो रेडिएशंस भेज सकते हैं जिनकी वजह से हम पता लगा सके कि अंदर क्या है, क्या नहीं है ना। अब हमने करने हैं अर्थ के एविडेंसेस, जिनके बेसिस पे हमें पता चला है कि हमारी अर्थ इंटरनली ऐसी है। समझे? सबसे बड़ा एविडेंस तो होता है एक तरीके से कि अंदर से अर्थ एक जैसी नहीं है, आपका लावा निकलना। सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है ना। अब लावा जब निकलता है तो क्या आता है? अर्थक्वेक। तो बेसिकली अर्थक्वेक को पढ़ना है हमने कि अर्थक्वेक जब आता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। हेडिंग डालेंगे आप, एविडेंसेस ऑफ अर्थ इंटीरियर, एविडेंसेस ऑफ अर्थ इंटीरियर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसी टाइम पे ज़्यादा खटखट करते हैं? इससे पहले चुप बैठे हुए थे और इसके बाद भी चुप ही थे। इससे पहले? अच्छा, एविडेंसेस ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो दो एविडेंसेस हैं, एक तो है वल्केनिक इरप्शंस, और दूसरा है अर्थक्वेक। ये एक तरीके के एविडेंस ही है ना। अब अर्थक्वेक भी दो तरह से आता है। एक तो नेचुरली आता है जब मैग्मा मूव करता है ना, जब मैग्मा मूव करता है तो प्लेट्स वो हिलती है। दूसरा मैन मेड भी आता है, कई बार मैन मेड हरकतों की वजह से भी आ जाता है। कैसे आता है? जैसे कई बार कोई जैसे करने के लिए, माइनिंग करने के लिए ब्लास्ट करते हैं वो, फिर आर्टिफिशियल डैम जब हम बनाते हैं तब, क्योंकि अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनकी हो सकता है कैपेसिटी उतनी ना हो जहाँ पे हमने उतना डैम पानी का एक तरीके से स्टोर करके रख दिया है, उसकी वजह से वो हिल सकती है, धरातल उसके नीचे हिल सकती है ना। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है ना। बड़ी सारी है, बॉम्बार्डमेंट करना, कहीं रोड निकालना तो कर देते हैं ना, कोई पहाड़ी को ऐसे फोड़ के रोड निकाल दिया वहाँ से। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी प्लेट्स हिलती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। भाई तू पास मेरे, ऐसा ना हो वीडियो में भी आवाज़ ना है। कल की वीडियो पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी वीडियो। ठीक है, नेचुरली एंड मैन मेड
तरीके से, ठीक है। अब आता कैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हेडिंग डालेंगे अर्थक्वेक। मेरे तो ऐसे लग रहा है मेरे सिर पे मार रही है हथौड़े, तुम्हें भी लग रहा है ऐसा? लग रहा है वीपी जी, ऐसे लग रहा है सिर पे मार रहा है हथौड़ा, ये लग रहा है, नहीं लग रहा? हाँ, मेरे तो सर दर्द हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा देर बाद बैठी तो यहाँ, ठीक है। अभी अर्थक्वेक कैसे आता है, जैसे मान लीजिए जैसे बुक्स रखी होती है ना, कोई ऐसे रखी है, फिर कोई ऐसे रखी है, फिर कोई ऐसे रखी है, कोई ऐसे करके रखी है, ऐसे ही आपकी अर्थ के नीचे प्लेट्स होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है। अब कई बार, अब देखो आपको पता है इनके नीचे क्या है, ये तो लिथोस्फीयर की प्लेट्स है ना सारी की सारी, इनके नीचे क्या मूव कर रहा है, मैग्मा मूव कर रहा है ना, कई ऐसे कर रहा है, कोई ये प्लेट है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्मा हो सकता है ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से उधर जा रहा है, ये वहाँ से इधर जा रहा है, तो आपको नहीं लगता इसको थोड़ा पुश मिलेगा ना। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जैसे मैंने मूव करवाया ऐसे मूव कर रहा है, बिल्कुल धीरे 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 मूव करेगा ये, यहाँ से धीरे धीरे मूव है ना। तो जैसे थोड़ा और ज़्यादा मूवमेंट आती है तो एक, जैसे आप एक रखी हुई किताबों की लिस्ट में से थोड़ी सी हिला के देखो ज़रा, वो जो एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, हिल जाती है ना पूरी की पूरी, वो वैसे ही हमारी धरती भी ऊपर से हिलती है ना। कैसे हिलती है, ऐसे ही हिलती है कि जब ये यहाँ से हिलती हैं, मूव करता है तो ये सारी प्लेट्स हिल जाती हैं, होता है ना ऐसा। अब देखो ये यहाँ से मूव किया, ठीक है, ये यहाँ से मूव किया, बेसिकली अर्थक्वेक आना चाहिए था कहीं यहाँ होना चाहिए था ना, ये हिली ना, इसकी एनर्जी यहाँ तक कैसे पहुँची, इसकी एनर्जी कुछ वेव्स हैं जिनके थ्रू वहाँ तक पहुँची, समझ रहे हो मेरी बात। कुछ चीज़ अर्थ के बिल्कुल लिथोस्फीयर के बिल्कुल पॉइंट पे हो रही है वहाँ पे, है ना, यहाँ मैग्मा मूव कर रहा है और यहाँ जाके कहीं आपका क्रस्ट खत्म होता है अर्थ लिथोस्फीयर, यहाँ कोई चीज़ हो रही है, इसका इफेक्ट यहाँ तक कैसे देखने को मिल रहा है हमें, कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जब हिलेगी ना यहाँ से तो ये वेव्स पास करेगी यहाँ से, ठीक है, वेव्स पास करेगी और वही वेव्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए यहाँ पहुँचेगी, है ना। इन वेव्स को कहते हैं हम सेस्मिक वेव्स, क्या बोलते हैं हम इनको, सेस्मिक वेव्स, लिख लो सेस्मिक वेव्स। यही था ना टॉपिक का नाम, जब 2-3 दिन पहले टॉपिक लिखा था, अर्थ्स इंटीरियर एंड सेस्मोलॉजी, यही था ना, तो लिख लो सेस्मिक वेव्स। क्या है ये, तरंगे, भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक तरंगे, क्या बोलेंगे इनको हिंदी में भूकंप की तरंगे, भूकंप की तरंगे। ये काम क्या करती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने का। ये इन्होंने एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ भेज दी, ऊपर की तरफ, जिसके कारण जिस धरती पे हम हैं यहाँ पे भी हम ऐसे ऐसे लग पड़ते हैं हिलने, होता है ना। अभी कुछ टाइम पहले भी आई थिंक आया था, कुछ हफ्ता भर पहले हिला था ना पूरा कमरा, थे आप लोग कहाँ थे, आए थे उस दिन, बट आया था ना 5.3 का, है ना। तो समझे मेरी बात, वो क्यों आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे मैग्मा ने अपना कमाल दिखाया है। अब वो मैग्मा अगर ऐसे करे तो सभी उछल उछल के गिरेंगे, ठीक है। मैग्मा बिल्कुल धीरे धीरे मूव करता है, जो कि दिखता भी नहीं है, बिल्कुल मैग्मा धीरे धीरे मूव करता है, और जब धीरे धीरे मूव करते करते कोई प्लेट खिसक जाए तो वही प्लेट की एनर्जी कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर तक। समझे मेरी बात, समझ गए। यानी कि ये आपकी अर्थ है, ये आपकी क्या है, अर्थ। इस अर्थ पे मान लीजिए ये है आपका कोर, है ना, इस कोर के बाहर आ जाएगा आपका स्टेनोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर ये क्रस्ट आ जाएगी कहीं, है ना, ऐसे होगा। तो मान लीजिए भूकंप कहीं जनरेट हुआ यहाँ, क्योंकि इसके नीचे का मैग्मा मूव कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ भूकंप जनरेट किया, लेकिन इसके तरंगे कहाँ तक पहुँच गई, ऊपर तक, है ना, और ऊपर तक इसका देखने को असर मिला। अब भूकंप अगर यहाँ आया है, यहाँ से तरंगे जनरेट हुई, आपको लगता है कि यहाँ की सिर्फ यहीं जाएंगी तरंगे, ये तो हर जगह फैलेंगी ना, हर जगह फैलेंगी, फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी, फैलेंगी ना, हर जगह फैलेंगी। ये बात अलग है कि यहाँ इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे हो सकता है इफेक्ट उतना देखने को मिले ना मिले, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ तक इनकी थोड़ी इंटेंसिटी कम हो चुकी है। समझे मेरी बात, समझे। अब जहाँ से ये भूकंप की तरंगे जनरेट होती है ना, इसे कहा जाता है फोकस पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है इसे, फोकस। और मैं बता दूं, पेपर में भूल जाता है आदमी, फोकस ये था कि ऊपर वाला था जहाँ पे हिट हुई है, ठीक है,
यहाँ से निकल के यहाँ हिट हुई है ना, हुई है ना हिट यहाँ, तो फोकस अंदर वाला है जहाँ से निकल के गई है, और ऊपर जहाँ पे हिट हुई है इसे कहा जाता है एपी सेंटर। एपी सेंटर। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? आंचल लग रहा है पता? बेटा आपको पता लग रहा है? किरण आपको? कशिश लग रहा है पता? अनुभव आपको जी लग रहा है? ठीक है, तो इसे फोकस तो कहते ही हैं, साथ में हाइपो सेंटर भी कहते हैं। और हाइपो, अभी तो आपको देख के लग रहा है कि वाह यार इतना क्या, मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और तब पता नहीं लगता है, क्योंकि अब तब तक आप इतनी चीज़ें पढ़ चुके होंगे कि ये आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, और तो और अभी देखना 2 हफ्ते बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तब टाइम को प्लस करना होता है कि माइनस करना होता है। रुक जाओ अभी 1 महीना, वो टाइम निकालने वाला था ना, वो कि जब फ्लाइट उड़ी यहाँ से वहाँ, वो भी भूल जाता है इंसान को कि प्लस इस तरफ था कि इस तरफ था, और होगा देखना। 1 महीना रुक जाओ, मैं सरप्राइज दूंगी आपको। हाँ कैसे भी रखो, पर जैसे कंफ्यूजन हो जाती है, इतनी चीज़ें पढ़ लोगे ना आप कुछ टाइम तक। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? अब ये जो गई है ना वेव्स, इन्हें क्या कहा जा रहा है? सेस्मिक वेव्स। ठीक है, तो लिखिएगा आप कि सेस्मिक वेव्स 2 तरह की होती हैं। दो तरह की हैं, एक तो है बॉडी वेव्स और दूसरी हैं सरफेस वेव्स। ये सुनील कहीं धरना प्रदर्शन में तो नहीं गया है? कुछ खिला पिला भी रहे हैं कि बस धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं? अगर खिला पिला रहे हैं तो तुम भी जाए ना, क्या पता छबील लगी हो वहाँ पे पानी की, रुअफ़ज़ा वाले, है ना? यहाँ कम पिलाते हैं ना लोग पानी, नहीं पिलाते हैं, पंजाब में बहुत होता है ना, है ना? ऐसे इस महीने में तो बहुत छबील लगती है। अच्छा, अभी भी हो लगा हुआ तो सुल्तानपुर तो मुझे नहीं लगता कि होगा कोई भी जो पिलाएगा। सुल्तानपुर में नहीं पिलाते, ऊपर शायद में भी पिलाते हैं, बाज़ार में पिलाते हैं। ठीक है, तो बॉडी वेव्स यानी कि ये वाली जो अंदर से निकल रही हैं, और सरफेस वेव्स यानी कि यहाँ पे जैसे मान लो अंदर से तरंगे निकल रही हैं। ठीक है, तरंगे निकली यहाँ पे, मान लो मैं थॉर हूँ और मैं हथौड़ा मारूँ तो जिधर मैंने हथौड़ा मारा वहाँ से तरंगे ऐसे ऐसे बिखरती हैं कि नहीं बिखरती हैं? ऐसे दिखाते हैं ना कि उसने हथौड़ा मारा और ऐसे 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 सारा सीमेंट टूट गया, होता है ना ऐसा, तो वैसे ही वेव्स भी बिखरती हैं। ठीक है, तो ये सरफेस पे होने वाली सरफेस वेव होगी, और जो अंदर से आ रही है ये क्या है? बॉडी वेव्स। क्लियर है ये बात? रिया लग रहा है पता? ठीक है, तो अब ये बॉडी वेव जो है ना, अरे चल भाई क्या हो रहा है? बॉडी वेव्स जो हैं देखिएगा इनको, बॉडी वेव्स में 2 तरह की वेव्स आती हैं, एक आती है पी वेव, दूसरी आती है एस वेव। पी मतलब प्राइमरी वेव, एंड सेकेंडरी वेव। इसको सेकेंडरी वेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि पी वेव इससे पहले पहुंचती है, एस वेव इससे बाद में पहुंचती है। प्राइमरी जो प्राइमरीली वहां पे पहुंच रही है वो प्राइमरी वेव, जो सेकेंडरीली पहुंच रही है वो सेकेंडरी वेव है। कौन सी वेव्स ये? बॉडी वेव्स। ठीक है, यानी जो अंदर से निकल रही है, अभी ऊपर वाली अलग है, वो बात की बात है, पहले ये देखो। ठीक है, पी वेव के बारे में लिखेंगे आप, लिखिए सबसे पहले तो हिंदी में इन्हें कहेंगे प्राथमिक और द्वितीयक तरंग। प्राथमिक और द्वितीय तरंग। बड़ी गर्मी है यार, तुम्हें भी लग रही है गर्मी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है आज। उधर तो बुरा हाल है, जो पुलिस वाला रूम नहीं है, ऐसे भट्टी नहीं होती, भट्टी वैसा हो चुका है वो। देखो पी वेव क्या होती है? पी वेव ट्रेवल कैसे करती है ना? वेव है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे ही ट्रेवल करेगी, वेव कई बार ऐसे 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 भी ट्रेवल करती है, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे ऐसे,
समझे क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं? यानी एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ऐसे समझ रहे हो? ऐसे कौन ट्रेवल करता है? साउंड वेव। कभी डीजे के आगे खड़े हो ना, धक्के बजते हैं ना ऐसे ऐसे, प्रेशर होता है इतना ज़्यादा, होता है ना ऐसे पीछे से, क्योंकि वो जो साउंड वेव होती है ना वो चलती है ऐसे 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 करके, ठीक है? एक वेव ऐसे 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 चलती है, वो ये नहीं है। साउंड वेव कैसे चलती है? ऐसे ऐसे ऐसे। बल्ब के आगे लग के खड़े होकर लगता है ऐसा कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है? नहीं होता ना, कितनी मर्जी लाइटनिंग लगा लो, कभी लगता है ये प्रेशर? नहीं लगता ना, क्योंकि वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है। वो कौन सी हुई? पार्टिकल वेव, ठीक है? पार्टिकल वेव, पार्टिकल लाइक नेचर होता है उसका, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? डीजे के आगे खड़े हुए हो तो तुम लोग कभी ना कभी ऐसे अजीब से लगता है ना, अजीब से धक्के से लगते हैं पीछे, ऐसे लग रहा है क्या हो रहा है, ये इतना ज़्यादा होता है ना, तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो लिख लो कि ये चलती कैसे है? इट इज़ लाइक अ साउंड वेव, इट ट्रेवल्स लाइक अ ठीक है, इट ट्रेवल्स लाइक अ साउंड वेव और प्रेशर वेव, प्रेशर भी देती है ये, समझ रहे हो? प्रेशर भी तो होता है इसका, तभी तो डीजे के आगे खड़े होकर धक्के लगते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है भाई, क्लियर है? इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू, हाँ जी, अच्छा ठीक है, आप नहीं कर रहे पेमेंट? मतलब मैं कर देता हूँ ना, कर दो। आप देख लो कि वही प्रोडक्ट जो आपने मंगवाए थे क्या फील एंड शॉर्ट है। अभी इस पे कैसे पता लगेगा? लिखा आप ही बस नहीं रेट चेक करो कि आपने जो ऑर्डर किया था वही है ना, इस पाएगा। हेलो, निकाल के दिखाना इसको बाद में, नहीं तो हेलो बस आइए, आ गया QR कोड स्कैन करने का। ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? ऑफलाइन करो, करनी है ऑफलाइन? 25 फिर कैसे करेंगे? 25 चलो कर दो ऑनलाइन, हाँ? अगर ऑनलाइन नहीं करनी है तो ऑफलाइन कर दो। 25 तो हो जाएंगे, ऑफलाइन कर दे पेमेंट, चल पड़ेगा। इसको कर दो कैंसिल। हाँ कैसे कर दो इसको? ₹25 है, ₹5 है ये जो 25 हो गए। थैंक यू, थैंक यू। हटना चला, बड़ा मत कट गया उतरो। आपके बचे अब। नहीं प्लीज़ डोंट डू दैट, ये तो घरेलू चीज़ें हैं। लिख लो, दिस वन इज़ फास्ट वेव, फास्ट। ये 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है, 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब पर सेकंड 8 से 9 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है ये, ठीक है? अब फास्ट कैसे बोल रहे हैं इसको इसके कंपैरिजन में, ठीक है? इसको लिख लो, अगर ये, चल पहले लिख लो, ये लिख लो, इसकी तरफ लिखो, इट इज़ लाइक अ लाइट वेव, इट इज़ लाइक अ लाइट वेव। जैसे लाइट ट्रेवल करती है ना ऐसे ऐसे, हाँ एस वेव, ऐसे 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 ऐसे, वैसे ये ट्रेवल करती है, ठीक है? तुम लोग इतने सुस्त क्यों लग रहे हो मुझे आज? फेंकू पानी ठंडा? हाँ जी, इफेक्टिव ऑब्वियसली ये है क्योंकि पहले फास्ट है ना, इससे ये
जल्दी फास्ट मूव करेगी ना, ये स्लो मूव कर रही है क्योंकि ये 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड कवर कर रही है। इफेक्टिव दोनों ही है, कहीं ना कहीं काम दोनों ही आने वाली है, मैं बताऊंगी कैसे, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव नहीं बोल सकते बट फास्ट तो पी वेव है। ठीक है भाई, क्लियर है? रिया क्लियर है? आया था ना, देख क्या था क्वेश्चन? कौन से पार्टिकल, कौन से मीडियम में कौन ट्रैवल कर लेती है, सॉलिड, लिक्विड या गैशियस में, ये होगा। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। इसको लिखिए कि ये पैरेलल होती है, ठीक है, लिखिए पी वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन। पैरेलल समझते हो? पैरेलल समझते हो? यानी इस तरफ अगर डायरेक्शन है ना तो इसी तरफ जा रही है, उसी की तरफ, पैरेलल, ठीक है, समझ रहे हो? और अगर पैरेलल ना हो तो, जैसे ये पैरेलल नहीं है, जैसे ये डायरेक्शन है ना, तो ये कैसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। ये डायरेक्शन है तो पी वेव ऐसे जा रही है, सीधी ऐसे 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 करके पहुंच रही है, समझ रहे हो? तो ये पैरेलल हुई कि नहीं हुई डायरेक्शन के, जिस तरफ डायरेक्शन है उसी तरफ जा रही है। और ये क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसीलिए तो स्लो है, इसीलिए ये स्लो है एज कम्पेयर टू पी वेव के। समझ आई बात? समझ आई? लिखो फिर, ये लिखिए ये कि इट इज पी वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन, पी वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन एंड एस वेव इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हो? ऐसा, यानी डायरेक्शन ऐसी है तो ये ऐसे काट रही है इसको, फिर ऐसे जा रही है, फिर काट रही है, फिर जा रही है, समझ रहे हो? ये परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई? परपेंडिकुलर का तो साइन भी ऐसा बनाया जाता है और पैरेलल का साइन भी ऐसा बनाया जाता है, समझ रहे हो? उसी से समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को। चलो, क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? सरफेस वेव तो कुछ भी नहीं है, इसमें दो तरह की वेव्स आती हैं, एक लव वेव और एक यही थी ना स्पेलिंग, रेले वेव। कुछ नहीं है, इसमें दो तरह की आती है। सरफेस वेव्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ऐसे इधर सरफेस पे जब नीचे से आके वो टकराएगी ना वेव्स, बॉडी वेव जब नीचे से आके टकराई तो ऊपर भी तो बिखरेंगी ना वेव, समझ रहे हो आप मेरी बात? ऊपर भी तो एनर्जी एक्सप्लोड होगी, तो उसी एक्सप्लोजन को या उसी एनर्जी के ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? सरफेस वेव। जो सरफेस पे आई हैं उनमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लव वेव, एक होता है रेल आई। अब इसमें आपने याद रखना कि लव वेव जो होती है ना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, और याद कैसे रखना है? लव इज़ डिस्ट्रक्टिव वैसे भी, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है, ठीक है? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये नहीं भूलेगा तुम लोगों को, कि भूल जाएगा? भूल जाएगा? नो लव इन लाइफ है? चलो, भूलना भी चाहिए क्योंकि पेपर में आने वाला है ना, ये भूलना जरूरी है। इसको आ गया तो फिर नंबर नहीं आ जाएंगे, फिर ठीक नहीं लगेगा। रेले वेव, यही लिखवाया नाम, रेले वेव। ये हाँ, रेले वेव, ये जिन्होंने इनको सर्च किया उनके नाम है, लव नाम की वेव। हाँ जी, हाँ, उनके नाम है ये, उनके नाम पे ये बनाई गई है। ठीक है भाई, क्लियर है? टाइम देखो एक बार, 1:03 है, 5 मिनट और कर लेते हैं, ठीक है? अब जब ये वेव्स आती हैं, ठीक है, जब ये वेव्स आती हैं, भूकंप आता है, इनको मापा कैसे जाता है? तो भूकंप की इंटेंसिटी को मापने के लिए एक यंत्र रखा गया है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो आइए ज़रा देखें सिस्मोग्राफ। लिखिए, सिस्मोग्राफ लिखो पहले तो, SEISMOGRAPH। ये वीडियो तो नहीं खुल जाएगी इस पर? तो इस तरीके से होता है, ये रखा होता है, और जैसे ही
ये धरती हिलती है वैसे ही ये इसके नीचे का हिलेगा और उससे यही मापता है ऐसे करके, ठीक है। इंटेंसिटी मापता है कि कितनी है। फिर इस इंटेंसिटी को एक तरीके से मेजर किया जाता है और मेजरमेंट के लिए एक स्केल रखा होता है उन्होंने। ये देख लिया आप लोगों ने, सिस्मोग्राफ याद रहेगा आपको कि सिस्मोग्राफ इज अ apparatus used to measure the intensity of earthquake, ठीक है, used for the measurement of intensity of earthquake। तो सिस्मोग्राफ लिख लिया आपने। used to measure the intensity of earthquake, ठीक है। अब एक स्केल जो कि इस मेजरमेंट को तब्दील करता है, ठीक है, उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल ये एक लॉगरिथम स्केल है। लॉगरिथम स्केल, ठीक है। 10 गुना ज़्यादा बताना, बेसिकली लॉगरिथम स्केल जो होता है वो 10 गुना ज़्यादा बताता है रीडिंग्स को, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है ना रिक्टर स्केल की, वो 0 से 9 तक की होती है, 0 से 9 तक की होती है। और अगर 6 से 9 के बीच में आता है, वैसे तो 5 से भी ऊपर आता है तो तब भी, बट 1 2 3 4 आता है ना, उतनी इंटेंसिटी पे आता है। भूकंप तो उतना पता नहीं लगता है। 5 से ज़्यादा आता है तो फिर काफ़ी, और 6 से ज़्यादा चला जाए और 9 तक पहुंच जाए तो वो तो मतलब अटमोस्ट डेंजरस, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंजरस वही होता है। समझ गए, समझ गए। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, इस रीडिंग को इसमें कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके बताता है कि कितने उसका आया था, मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। तो रिक्टर स्केल का काम है मैग्नीट्यूड को दर्शाना, यानी कि परिमाण को दर्शाना, ठीक है, क्लियर है। तो सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, लग जाएगा। सिस्मोग्राफ जब नहीं था ना, उस टाइम पे पहले एक और यूज़ किया जाता था जिसका नाम था मर्कैली स्केल। लिख लो, मर्कैली स्केल। इससे पहले एक और स्केल यूज़ किया जाता था, मर्कैली स्केल। तो इसका भी नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, मर्कैली स्केल का, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। आज के लिए काफ़ी है इतना। कल मैं, अच्छा एक बात और लिख लो, एक बात और लिख लो कि ये जो पी वेव है ना, इट कैन ट्रेवल इन बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। समझ रहे हो, जो पी वेव है ये सॉलिड से भी ट्रेवल कर लेती है, लिक्विड से भी कर लेती है और गैशियस से भी कर लेती है। लिख लो, इट कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट। और जो सेकेंडरी वेव है, इट कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड, इट कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है। ये मैं बताऊंगी आपको कि कैसे पता लगा कि ये सॉलिड में ट्रेवल कर लेती है और ये लिक्विड और गैशियस और सॉलिड तीनों में ट्रेवल कर लेती है। समझ गए, ये हम पढ़ेंगे कल। आज जो पढ़ा है वो, एक बंदा गम था जो दो दो लग गया डब 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 कर रहे हैं। चलो आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल करते हैं, ठीक है, बाकी कल करते हैं। कल में भी शांति हो थोड़ी, है ना वीपी जी, वो क्या लगता है, मतलब इतने देर से आप बस बैठे हो। मैं कह रही हूँ क्या पता कल शांति हो, तो थोड़ा कल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो रिवाइज करते रहा करो और